अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। 2 लेक्चर्स हमारे कॉम्प्रिहेंशन के ऑलरेडी गुजर चुके। आज मोस्ट प्रोबेबली हमारा कॉम्प्रिहेंशन का जो है वो लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो सारी की सारी डिस्कस कर लेंगे। कुछ हमने स्टार्ट करी थी, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट के हवाले से हमने बात कर ली थी लास्ट लेक्चर में। सो आज जो है वो हम अपने जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो दूसरी कॉमन टाइप बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, दैट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए मैं एक बड़ी पर्टिकुलर फ्रेज यूज़ किया करता हूँ। एक ऐड आती होती थी, पता नहीं मुझे याद नहीं, किसी इंडियन प्रोडक्ट की ऐड थी वो। उसकी जो पंच लाइन थी दैट वाज सीधी बात नो बकवास। ठीक है, मुझे याद नहीं है किसकी ऐड थी, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत आपको फ़ायदा देती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? नॉर्मली जो पूछे जाते हैं फिगर्स के बारे में, फिगर्स में मैथमेटिकल फिगर्स की बात हो रही है, कैलकुलेशंस के बारे में, डेट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में और पर्सन्स के बारे में। अब इनके मुतालिक सीधी सीधी बात पूछी जाती है। मसलन आपका एक फर्स्ट ईयर का एक लेसन था, गॉड बी प्रेज्ड। उसमें वो एक क्वेश्चन है कि हाउ मच डिड मौलवी अबुल सेव। ठीक है, कि मौलवी अबुल की जो सेविंग थी वो कितनी थी, तो दैट वाज 43 रुपीज़। तो ये क्या है? ये आपकी फिगर्स या कैलकुलेशन से मुतल्लिक है। या आपके इसी फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन, एक लेसन है आपका द एंजल एंड द ऑथर एंड द अदर्स। उसमें वह कहते हैं व्हाट टाइम ऑफ ईयर इट वाज। ठीक है, कि उस वक्त जो है वो साल का कौन सा सीज़न जो है वो चल रहा था। ठीक है, तो उसका जवाब क्या है कि इट वाज अबाउट फोर्टनाइट आफ्टर क्रिसमस। ठीक है, तो ये किसके मुतालिक है? ये डेट्स के मुतालिक है। इवेंट्स के मुतालिक डाइंग सन में जो है वो आ जाता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्टार केम नियरर एंड व्हेन अ स्टार केम नियर द सन। तो इवेंट्स के मुतालिक जो है वो आपके हैं। या पर्सन्स के मुतालिक भी जो है वो अक्सर जो है वो सवाल आ जाता है। जैसे मसलन आपको फिर वापस जो है इसी पे आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसी पे आ जाता हूँ कि सपोज़ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उसमें आपका क्वेश्चन अगर वो आ जाए कि हु वाज द इंचार्ज, हु वाज द बॉस ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, हमें पता है कि उसका बॉस कौन था, हिज बॉस वाज सर एडमरल राइट। सो ये पर्सन्स के मुतालिक आ जाएगा। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, इनमें फिगर्स आ सकती हैं, कैलकुलेशंस आ सकती हैं, कोई डेट्स आ सकती हैं, इवेंट्स आ सकते हैं, पर्सन्स आ सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने इधर उसको लिख भी दिया आप बच्चों के लिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो मेरे बेटे ये है कि सीधी बात नो बकवास। कोई फालतू बात आपने नहीं करनी, कोई एरा वगैरह, कोई उसकी एक्सप्लेनेशन, कोई उसकी रीजनिंग, कोई लॉजिक, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन में जितनी बात बस पूछी गई है उतनी ही बात वाला जवाब जो है वो आपने चूज़ करना है। थर्ड जो है दैट इज़ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं? इसमें होता ये है
मैं इसको बल्कि इसी से लिख देता हूँ थोड़े ऑड कलर से, सो दैट कि आप लोगों को आइडिया रहे। होता इसमें क्या है कि नो डायरेक्ट आंसर इज, no direct answer is available, only clues are given। ठीक है, कि कोई डायरेक्ट जवाब जो है वो आपको वहाँ नहीं दिया होता, सिर्फ उसके जो क्लूज हैं, सिर्फ जो उसको हिंट्स हैं वो आपके पास जो है वो अवेलेबल होते हैं। अब इनमें आप देखें एक क्वेश्चन मसलन मिसाल के तौर पर लिख रहा हूँ, वो है कि जी वाई इज देयर नो लाइफ ऑन अदर स्टार्स। ये आपका द डाइंग सन का एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि अब वो उससे पूछता है, हमसे पूछता है कि दूसरे सैयारों पर जो है वो ज़िंदगी आखिर क्यों मुयसर नहीं है। अब इसका डायरेक्ट कोई जवाब नहीं दिया हुआ, ठीक है, देयर इज़ नो डायरेक्ट आंसर टू इट। हाँ, उसने में बताया हुआ है, ये बताया हुआ है कि द universe is so vast, the temperature is not right, and the physical conditions for life to spring up, all these conditions are not available। ये सब कुछ उसने किया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली इस सवाल का जवाब जो है वो उसने कोई नहीं दिया हुआ, ठीक है। या आपसे एक इसी तरह का जो है वो सवाल और कोई भी ऐसा क्लू बेस्ड सवाल जो है वो किया जा सकता है कि जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर लेसन में जो है वो अवेलेबल ना हो, ठीक है। या आप एक कह लें कि एक क्वेश्चन आपको आ जाता है कि व्हाई डिड शमीम, बल्कि मैं उसको उधर लिख देता हूँ, ये फिर आप लोगों के लिए शायद विजिबल ना रहे नीचे। Why did Shamim Ahmed hesitate while talking to the मौलवी। अब इस सवाल का डायरेक्ट जवाब आपके पास पूरे लेसन में कहीं नहीं है, बट वी नो फ्रॉम द सिचुएशन एंड from the credentials of Shamim Ahmed, from the personality of Shamim Ahmed, that he was hesitant because he was talking about his own marriage proposal and that was against the norms of that community, इसलिए जो है वो hesitate कर रहा था। इसको हम कहते हैं indirect questions। नेक्स्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इसे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, मैं उनको अलग से कैटेगरी बना देता हूँ। दैट इज कॉल्ड इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस या इन्फरेंशियल क्वेश्चंस भी जो है वो हम इनको कहते हैं। दोनों आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इन्फरेंशियल या इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, not even a direct clue as given, कि कोई वाज़े तौर पर कोई बात भी जो है वो इस हवाले से जो है वो नहीं कही गई होती, ठीक है। मसलन आपका एक क्वेश्चन, मैं फिर वो कह रहा हूँ कि why did
O. Henry term Della and Jim the wisest। बार बार हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे बिकॉज बड़ा आइडियल क्वेश्चन है ये। Why did O. Henry term Della and Jim the wisest? कि वो उनको the wisest क्यों कहते हैं? अब इसके मुतालिक पूरी आपकी जो स्टोरी है उसमें कोई क्लू अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्ट क्लू अवेलेबल टू दिस क्वेश्चन, गॉट इट। लेकिन इसके बावजूद चूंकि इन्फ्रेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इन्फ्रेंस क्या है, जब हम अभी लास्ट लेक्चर में कह रहे थे इन्फ्रेंस, तो इन्फ्रेंस क्या था? टू रीड बिटवीन द लाइन्स, कि वो चीज़ पढ़ लेना जो लिखी नहीं गई। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको शेर भी सुनाया था कि जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। तो जो नहीं लिख सका, जो नहीं कहा गया, अनकही बात को समझना, दैट इज कॉल्ड इन्फरेंस, ठीक है। तो आप उस इन्फरेंस पे, उस अपनी जो अल्लाह ने आपको एक सलाहियत दी है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, उसको फॉलो करते हुए जो है आप क्या करते हैं, आप उस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अब जो इन्फरेंस है इसको ज़रा देख लें, मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ सो दैट कि हम इसको लिख सकें कंप्लीटली। इन्फरेंस जो है वो दो तरह की है। एक हम उसको कहते हैं लॉजिकल, और एक हम उसको कहते हैं एम्पेरिकल, ठीक है। ये दो तरह के इन्फ्रेंसेस जो हैं वो हम डेराइव करते हैं। मैं इनकी एग्जांपल्स अभी इधर लिख दूंगा। लॉजिकल इन्फ्रेंस जो है, अब नॉर्मली आप ये समझते हैं कि लॉजिकल इन्फ्लुएंस जो है वो शायद जो है वो इट शुड बी बेस्ड ऑन रीजनिंग, इट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक, क्योंकि उसका नाम लॉजिकल है, बट ऐसा नहीं है। लॉजिकल इन्फरेंस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन और एम्पेरिकल जो आपकी इन्फरेंस है दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। सो ये अभी आपको समझाता हूँ कि बेस्ड ऑन डेफिनेशन क्या है और बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन जो है क्या है। मैं इधर इसकी एग्जांपल्स लिख रहा हूँ आप बच्चों के लिए। मैं कहता हूँ, एक जुमला लिखता हूँ, Harry's father has devoted his life to his religion he is far away worldly matters and he lives in a church। ठीक है जी।
Harry's father has devoted his life to his religion. He is far away from the worldly matters and he lives in a church. अब क्वेश्चन इसमें आता है कि Harry's father must be a, ऑप्शंस हमारे पास हैं जी, बिशप या प्रीस्ट, बीटा ऑप्शन है जी मॉन्क, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास सेंट, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास एक्रोबेट। अब आप देखें वही जो चार ऑप्शंस हमने डिस्कस की थी कि एक एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, आई कैचर और नियर टू करेक्ट, ठीक है। अब देखिए एक्रोबैट तो बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन क्या होगी, दैट विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। बाकी तीन ऑप्शंस हम जा रहे हैं इन्फरेंस एलिमिनेशन, इंफॉर्मेशन एलिमिनेशन और इन्फरेंस पे। अब ये तीन ऑप्शंस हमारे पास बाकी हैं। देखिए पहली चीज़ क्या थी, डिवोटेड हिज लाइफ टू रिलीजन, मॉन्क, सेंट और बिशप, ये तीनों ही क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो रिलीजन को डिवोट कर देते हैं। ही इज़ फार अवे फ्रॉम द वर्ल्डली मैटर्स, ठीक है, कि वो वर्ल्डली मैटर्स से भी क्या रहता है, वो बिल्कुल दूर रहता है, तो ये तीनों ही दूर रहते हैं। एंड ही लिव्स इन अ चर्च। अब यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, देखिए सेंट जो है, बल्कि दूसरे पे ही इज़ फार अवे फ्रॉम द वर्ल्डली मैटर्स, सेंट जो है वो दुनियादारी के मामला से दूर नहीं रहता, दुनिया ही में रहता है, ठीक है। बुजुर्ग जो हैं, जो सूफी है, वो दुनिया से कट नहीं जाता, बल्कि क्या रहता है, दुनिया ही में रहता है। सो ये ऑप्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। अब आगे दो ऑप्शन हमारे पास आ गए, बिशप और मॉन्क। यहाँ पर हमने पहली ऑप्शन की, ये एलिमिनेशन में हमने उड़ा दी। अब इन्फरेंस हमने करनी है बिटवीन मॉन्क एंड बिशप। अब इसको देखें, ही लिव्स इन अ चर्च, चर्च में कौन रहता है, मॉन्क रहता है, नो। मॉन्क कहाँ रहता है, जंगलों में रहता है। कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, फार अवे फ्रॉम द सिटीज़। तो हम क्या करेंगे, इसको भी इन्फरेंस में कट करेंगे और सही ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे, ऑप्शन ए। अब क्यों हमने किया, बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, ये लॉजिकल डेफिनेशन है कि चर्च में कौन रहता है, हु रिजाइड्स इन द चर्च, चर्च में हमेशा बिशप रहेगा। इसी को अगर ही लिव्स इन अ जंगल कर दिया जाए, तो अब कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, अब सेंट वाली भी गलत, एक्रोबेट वाली तो थी गलत, ठीक है। टाई किस में थी, मॉन्क और बिशप में। तो अब चूंकि जंगल में रह रहे हैं, तो बिशप जंगल में नहीं रहता, बिशप कहाँ रहता है, चर्च में रहता है। जंगलों में कौन रहेगा, जंगलों में रहेगा दरवेश, साधु, जिसने अपनी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल उसको छोड़ छाड़ के क्या हुआ है, जंगलों में जाकर उसने ठिकाना कर लिया, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल लॉजिकल इन्फरेंस, कि हमने डेफिनेशन की बेस पे, क्योंकि बिशप कहाँ रहेगा, बिशप विल ऑलवेज बी इन अ चर्च, तो इसी बेस पर हमने क्या किया, उसको ऑप्शन ए हमने ठीक किया। और जब यहाँ जंगल आया, तो जंगल में कौन रहता है, मॉन्क रहता है, तो फिर हमने ए की बजाय हमने क्या ऑप्शन चूज़ की, ऑप्शन बी चूज़ की। अब इसी तरह एक एम्पेरिकल की डेफिनेशन जो है, या एक और हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसी हवाले से। देखिए मैं कहता हूँ कि he was sitting in the confession box and
weeping, bitterly। ठीक है, अब क्या हो सकता है जी? He was feeling, हमारे पास आगे ब्लैंक आ गया। अब इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो देखें हैप्पी, बी सेटिस्फाइड, सी confused, और डी हर्ट कर लेते हैं। बल्कि अब देखें हैप्पी, सेटिस्फाइड, हर्ट और गिल्टी। अब इसमें देखिए हैप्पी और सेटिस्फाइड तो बिल्कुल नहीं हो सकते। वजह उसकी क्या है? क्योंकि हमने कहा कि ही वॉज वीपिंग बिटरली। ठीक है, तो वो शिद्दत से जो शख्स रो रहा है वो सेटिस्फाइड या हैप्पी तो बिल्कुल नहीं होगा। सो ये तो बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया। अब ऑप्शन है कि हर्ट और गिल्टी। अब देखिए जो शख्स रो रहा है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल अब देने लगा। जो शख्स रो रहा है, अदरवाइज अगर आप उसके बारे में बात करें, नॉर्मल अंदाज में बात करें, तो आप नॉर्मली क्या समझेंगे कि ही मस्ट बी हर्ट, कि वो बड़ी तकलीफ में है इसलिए वो रो रहा है। बट रिमेंबर ही इज सिटिंग इन अ कन्फेशन बॉक्स। ठीक है, वो कहाँ बैठा हुआ है? मैं इसको फिर हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों बच्चों के लिए। ये भी याद रखना है कि वो कहाँ बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है कन्फेशन बॉक्स में। और कन्फेशन बॉक्स क्या होता है? कि जहाँ पर जाकर आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने गुनाहों पे नदामत का इजहार करते हैं। ठीक है, तो चूंकि वो कन्फेशन बॉक्स में बैठा हुआ है, तो ये दोनों तो पहले ही हमने क्रॉस कर दिए थे। तो अब वो जो उसका रोना है, that is not because he is hurt, that is because he is feeling guilty। ठीक है, तो ऑल्दो के हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी वीपिंग, वो किसको सपोर्ट कर रही थी? वो सपोर्ट कर रही थी हर्ट को। लेकिन इसके बावजूद ऑप्शन हमने कौन सी चूज की? गिल्टी। रीजन कि जो हमारी लॉजिकल इन्फरेंस है, डेफिनेशन बेस्ड इन्फरेंस है, वो हमें बता रही है कि जो शख्स कन्फेशन बॉक्स में बैठा हुआ है, वो उसका रोना हर्ट होने की वजह से नहीं है। उसका रोना जो है किस वजह से है? उसका रोना है बिकॉज कि वो अपने किसी किए पर, अपने किसी अमल पर शर्मिंदा है। इसी को मैं अगर ये कह दूं ना कि ही वॉज सिटिंग, इसी में एक वर्ड सिर्फ चेंज कर रहा हूं, ही वॉज सिटिंग ऑन द He was sitting on the operation table and weeping bitterly। अब ऑपरेशन टेबल पे जो शख्स पड़ा हुआ है, उसका रोना किस वजह से होगा? उसका रोना इस वजह से नहीं होगा कि वो गिल्टी है। उसका रोना किस वजह से होगा? कि वो शदीद तकलीफ में है। अब यहाँ पर वही ऑप्शन रहते हुए सिर्फ एक वर्ड हमने चेंज किया है, और हमने क्या किया है? उसका मतलब ऑल टुगेदर बिल्कुल बदल दिया। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय लॉजिकल इन्फरेंस। ठीक हो गया जी। अब आते हैं एम्पिरिकल उस पे। एम्पिरिकल इन्फरेंस क्या है? बोथ पेरेंट्स ऑफ जिम आर वर्किंग individuals। They normally get home, बल्कि एक चीज़ इसमें और ऐड कर लूँ, they work
They work at the same company. And usually arrive home at 5 p.m. But today but today but today Jim got home at 6 p.m. and the door was locked. He remembered that this was the last this was the day for accounts closure at the company. As parents might be, अब देखें बल्कि his parents are मे बी, अब कहाँ हो सकते हैं, नीचे ऑप्शंस हैं जी, एट द ऑफिस, एट पार्क, एट सिनेमा, or at Superstore. Now I have written down the whole story that as parents were working at the same company and they usually get home at 5 p.m. but today is the day for closing their accounts. So they are not here, they are not at home. So where could they be? At the office, at park, at cinema, at Superstore. अब इसमें बड़ा क्लियर है कि चूँकि अकाउंट्स क्लोजर का दिन है आज उन्हें अपने सारी बुक्स जो है वो वाइंड अप करनी है. सो प्रॉबेबली दे विल बी हैविंग एन ओवर टाइम and they will be at the office and they will not be at Superstore, at park, at cinema because no clue, no observation is given here. ठीक है, अगर यहाँ पर होता ना accounts closure की जगह, for example that this was, for example इसकी जगह होता this was a family day
एट द सुपर स्टोर। तो फिर हम क्या करते, फिर हम ऑप्शन ए की बजाय फिर हम क्या करते, ऑप्शन डी टिक करते, बिकॉज फिर हमें हमारी रीज़न या ऑब्जर्वेशन ये बताती कि अगर करीबी सुपर स्टोर पर जो है वो कोई फैमिली डे फेस्टिवल चल रहा है तो फिर उसके पेरेंट्स कहाँ होंगे, उसके पेरेंट्स ऑफिस में नहीं बैठे होंगे, उसके पेरेंट्स कहाँ होंगे, सुपर स्टोर पर शॉपिंग कर रहे होंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एम्पेरिकल इन्फरेंस विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। सो आई होप सो कि दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, हमने इसको वाइंड अप करना है आज इंशाल्लाह। फोर्थ क्वेश्चन जो बेटे आप लोगों ने इसमें देखना है, दैट इज रीफ्रेजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं जी। रीफ्रेजिंग क्या है जी, कि कोई फ्रेज जो है वो आपको दी होती है और उसी के बारे में आपने कुछ ना कुछ उसको एलैबोरेट करना होता है। मसलन आप कहते हैं द टर्म जार्गन मीन्स। अब नीचे उन्होंने कुछ एक दो चार ऑप्शंस जो हैं वो उसकी दी होती हैं और इस तरह की टर्मिनोलॉजी जहाँ भी आएगी उसकी उन्होंने कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन आगे ब्रैकेट्स में दी होगी। बार बार आप बच्चों को कह रहा हूँ, अगर कोई टिपिकल टर्मिनोलॉजी आती है, अब जार्गन जो है ये कहते हैं हम टिपिकल वोकैबुलरी जो होती है ना, ऑफ एनी ट्रेड ऑफ एनी प्रोफेशन, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है उसको रीफ्रेजिंग क्वेश्चन हम कहते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन उसने ऑलरेडी पूछ लिया है और उसके बाद जो है वो उसके मुतालिक उसी टर्म को फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि जी इस टर्म का मतलब जो है वो क्या है। ठीक है, सो ये अक्सर इस तरह के सवाल जो है वो आ जाते हैं, लेकिन इस तरह के टर्म्स बार बार कह रहा हूँ, इस तरह के सवालों को मैं इधर आप बच्चों के लिए ऑड कलर में बल्कि रेड कलर में लिख रहा हूँ कि रिफ्रेजिंग क्वेश्चंस आए तो लुक आउट फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस। क्योंकि अगर ऐसा कोई भी जुमला आएगा, कोई भी ऐसी कोई पर्टिकुलर वो टर्म अगर इस्तेमाल कर रहे तो हमेशा इट इज़ कंपल्सरी कि वो उसके लिए जो है वो किसी न किसी नहीं वेरी नेक्स्ट सेंटेंस में जो है उसकी कुछ ना कुछ एलाबोरेट जो है वो उसको डेफिनेटली कर रहा होगा। उसके बगैर जो है वो टर्मिनोलॉजी आपको कभी भी नहीं देगा, बिकॉज एग्जामिनर भी अवेयर है, ही नोज कि उसका पर्पस जो है वो आपको तंग करना, आपको जिच करना नहीं है। ठीक है, आप सारी दुनिया के टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनको याद नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल दोज टर्मिनोलॉजीज। सो ऐसी टिपिकल टर्मिनोलॉजी देगा तो वो कोई टर्म देगा तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी उसके साथ ही जो है वो कहीं ना कहीं देगा। इसके बाद आते हैं जी आपके सॉरी ये नंबर 5 था हमारा। इसके बाद नंबर 6 जो आपका है क्वेश्चन, वो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस की 4 टाइप्स आती हैं। एक तो वो आपसे पूछ लेता है सिनोनिम्स, ठीक है, बल्कि इसी को हम छठा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स आपसे पूछ लेते हैं और उसमें कोई एक टिपिकल वर्ड जो है
वो आपको दे देगा। मसलन वो आपको कहेगा द वर्ड एमेंसिपेशन मीन्स, ठीक है। अब इमेंसिपेशन का जो है वो आपने मतलब बताना होगा। अच्छा, अब यहाँ जो असल जो मुसीबत है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपने यहाँ पर जो सिनोनिम्स है ना वो कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम्स देने हैं, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम है, दो तरह के सिनोनिम होते हैं, एक होते हैं टेक्सुअल सिनोनिम और एक होते हैं कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम। टेक्सुअल सिनोनिम बार बार आप लोगों को पढ़ाते हुए भी बताता रहता हूँ। टेक्सुअल सिनोनिम्स क्या हैं? मसलन आपका एक वर्ड है स्मार्ट। अब स्मार्ट का मतलब आप क्या लेते हैं? स्मार्ट का मतलब है जी, आप स्मार्ट का मतलब ले लेते हैं इंटेलिजेंट, स्मार्ट का मतलब आप ले लेते हैं हैंडसम, ठीक है। स्मार्ट का समटाइम मतलब आप थिन भी ले लेते हैं, फ्रेल, विलो वाइल्ड भी ले लेते हैं, ठीक है। बट स्मार्ट का एक मतलब जो है वो शार्प पेन भी है। अब आप कहेंगे कि शार्प पेन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो शार्प पेन जो है, मैं कुछ सिनोनिम ज़्यादा लिख रहा हूँ कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम ना। शार्प पेन, वो कहते हैं व्हेन हिज बैक बिगिंस टू स्मार्ट, ठीक है, इट्स लाइक अ पेन नाइफ इन हिज हार्ट। तो वहां पर उसका मतलब क्या है? शार्प पेन। एक वर्ड है सीट, सीट को आप कहते हैं सिटिंग प्लेस, ठीक है, सोफा, चेयर, इस टाइप के आप इसमें यूज करते हैं। इसी सीट का एक मतलब कैपिटल भी है, ठीक है, जिसमें वो आपके कहता है द ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड में वो कहते हैं कि इट्स सीट कॉर्डोवा विद ओवर 100,000 होम्स एंड 700 मॉस्क, और वो सारी चीज़ें उसकी गिनवा देते हैं। तो वहाँ पर सीट का मतलब क्या है? कैपिटल, दारुल खिलाफा। अब ये जो कैपिटल है इवन, इसका एक मतलब तो सीट है, दारुल खिलाफा है, एक मतलब इसका बेसिक भी है, जिसमें कहता हूँ टीचिंग इज माई कैपिटल ड्यूटी, ठीक है। ये टीचिंग इज माई कैपिटल सोर्स ऑफ अर्निंग, कि मेरा बेसिक सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? दैट इज टीचिंग। इसी कैपिटल का मतलब जो है वो डेथ सेंटेंस भी होता है, डेथ सेंटेंस भी होता है। अच्छा, एक और वर्ड मेरे जहन में आ गया, रेटल। रेटल क्या होता है? अब आप कहेंगे शेक, लरजना, लड़खड़ाना, ठीक है। जैसे द डोर रेटल्ड विशियसली, या आपके वो उसमें कहते हैं थैंक यू मैम में, एंड शूक हिम अंटिल हिज टीथ रेटल्ड, जब वो लड़के को पकड़ के द लार्ज वुमन सिंपली टर्न अराउंड, पिक द बॉय बाय शर्ट फ्रंट एंड शूक हिम अंटिल हिज टीथ रेटल्ड। वहाँ पर क्या है? शिवर, ट्रेम्बल के मानों में। लेकिन इसी रेटल का एक मतलब जो है वो कंफ्यूज भी है। वो कहते हैं एज सून एज ए क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक आई गेट रेटल्ड। अब वहाँ पर क्या है? द विकेट्स रेटल मी, द क्लर्क्स रेटल मी, द साइट ऑफ मनी रेटल्स मी, एवरीथिंग एल्स रेटल्स मी, ठीक है। वहाँ पर रेटल का क्या मतलब है? कंफ्यूज, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आपने स्टैंड अलोन वर्ड आपके पास नहीं आ रहा, आपके पास वर्ड आएगा पैसेज में इस्तेमाल हुआ हुआ, ठीक है। पैसेज में आपके पास वर्ड इस्तेमाल हुआ हुआ है, उस पैसेज में वो वर्ड किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में, किसी ख़ास बैकग्राउंड में, किसी ख़ास पस मंज़र में इस्तेमाल हुआ होगा। आपने उस पस मंज़र के मुताबिक ही उसको जो है उसका आंसर जो है वो करना है, ठीक है। उससे हटना जो है वो उस ख़ास पस मंज़र से जो है वो आप नहीं हटेंगे। अब रेटल डिटर्मिन करेगा कि शिवर के मानों में इस्तेमाल हुआ हुआ है या कंफ्यूज के मानों में इस्तेमाल हुआ हुआ है। स्मार्ट जो है वो, जैसे हम कहते हैं ही वॉज अ स्मार्ट बॉय,
ठीक है। अब ये इंटेलिजेंट भी हो सकता है, ये लागर भी हो सकता है, और इसी स्मार्ट को हम हैंडसम भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं यू आर लुकिंग स्मार्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप बड़े जो है खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल लग के मानों में जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपने सिनोनिम्स जो हैं वो क्या हमेशा इस्तेमाल करने, कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आपने देखने हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा जी, नेक्स्ट आपके आते हैं इसी तरह जैसे सिनोनिम्स हैं, इसी तरह आपके एंटोनिम्स हैं, ठीक है जी। जिस तरह सिनोनिम्स हैं इसी तरह आपके एंटोनिम्स भी हैं। एंटोनिम्स भी आपके बिल्कुल वही पैटर्न आप फॉलो करेंगे जो आप सिनोनिम्स में फॉलो करते हैं, वही पैटर्न, एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो है वो आपने क्या करने हैं, एंटोनिम्स में भी फॉलो करने हैं। अच्छा, अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में एक चीज़ आगे चल के हम वोकैबुलरी का लेक्चर अपना जब करेंगे तो उसमें बड़ी डिटेल से हम इन सारी चीज़ों को शेयर करेंगे कि वोकैबुलरी आपने कैसे बिल्ड करनी है, या वोकैबुलरी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आपने कैसे आंसर करने हैं। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल के लिए एक चीज़ ज़हन में रख लें कि इन दोनों में ऑलवेज ऑलवेज लुक फॉर द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए नाउन का सिनोनिम जो है ना, दैट विल ऑलवेज बी नाउन। वर्ब का सिनोनिम या एंटोनिम, दैट विल ऑलवेज बी वर्ब, ठीक है। इसी तरह एडजेक्टिव जो है इसका सिनोनिम हमेशा क्या होगा, इसका सिनोनिम हमेशा होगा एडजेक्टिव। एडवर्ब का सिनोनिम हमेशा क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी एडवर्ब, ठीक है। तो आपने ये ज़रा जो है ये ध्यान रखना है कि जो सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं दे शुड बिलोंग टू द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। और उसमें फिर आगे जब हम वोकैबुलरी का अपना लेक्चर करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह वो आपने आइडेंटिफाई कैसे करने हैं कि ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच से जो है ये ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं रखते, ठीक है जी। आगे देखें जी, नंबर 8 पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज ऑफ सिनोनिम वेरिएंट, ठीक है, कि सिनोनिम वेरिएंट जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन आता है। और इसी तरह नंबर 9 पे हमारे पास एंटोनिम वेरिएंट का भी ऑप्शन आता है। एंटोनिम वेरिएंट और सिनोनिम वेरिएंट क्या होते हैं, दो तरह से ये वेरिएंट बन सकते हैं। एक तो ये कि जो मीनिंग्स हैं वो उनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग मिलते हैं। मसलन स्मार्ट कहीं अगर आया हुआ है, जैसे अभी मैंने कहा, तो स्मार्ट का कहीं थिन भी आ सकता है। अब थिन इसका टेक्सचुअल मीनिंग नहीं है, ठीक है, थिन इसका क्या है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, या सिनोनिम नहीं है, इसका सिनोनिम वेरिएंट है। एक तो इस तरह से आ सकता है। दूसरा, स्मार्ट क्या है, स्मार्ट एडजेक्टिव है। अब ये इसका इसी से मिलता जुलता वर्ड जो है वो नाउन में भी आ सकता है। जैसे स्मार्ट है तो होना तो ये चाहिए कि इसका सिनोनिम आए इंटेलिजेंट, ठीक है, बट यहाँ पर इसका सिनोनिम जो है वो इंटेलिजेंट नहीं आएगा, यहाँ पर इसका सिनोनिम आपको वो दे देगा इंटेलिजेंस, ठीक है। तो स्मार्ट और इंटेलिजेंस, नाउ दे आर नॉट सिनोनिम्स, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल यूज नहीं हो सकते, बल्कि ये क्या है, ये एक दूसरे के सिनोनिम वेरिएंट्स हैं, ठीक है। तो दो तरह से वेरिएंट बन सकते हैं। एक तो मैं लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए इसको,
दो तरह से इनके वेरिएंट के ना दो तरीके हैं, दोनों लिख देता हूं। एक तो ये बन जाएंगे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के थ्रू सिनोनिम वेरिएंट बन जाएगा, और दूसरा इसका जो सिनोनिम वेरिएंट बनाने का तरीका है वो है जी they'll belong to a different part of speech। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि स्मार्ट का हमने सिनोनिम क्या बना दिया, इंटेलिजेंट होना चाहिए था, लेकिन हमने उसका सिनोनिम क्या बना दिया, इंटेलिजेंस। लेकिन याद रखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों चीजें कब इस्तेमाल होंगी, मैं रेड में लिख रहा हूं इसको खास तौर पे आप बच्चों के लिए। should only be used when perfect option is not available। ये हमने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब हमारे पास परफेक्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हमारी याद रखें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी दैट शुड बी सिनोनिम। ठीक है, वो पूछेगा भी आपसे, अगर उसने सिनोनिम वेरिएंट पूछा हुआ है, वो पूछेगा नहीं, वैसे वो नॉर्मली इस तरह करते हैं कि सिनोनिम ही पूछता है, लेकिन नीचे ऑप्शंस में जाना वो सिनोनिम नहीं देता बल्कि सिनोनिम वेरिएंट दे देता है। तो ये आपने सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करने हैं जब आपके पास सिनोनिम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, आपने इसको एक इमरजेंसी किट के तौर पे, इमरजेंसी टूल के तौर पर जो है वो इसको इस्तेमाल करने हैं। अदरवाइज इसके साथ हर वक्त आपने सिनोनिम वेरिएंट या एंटोनिम वेरिएंट जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, इट मस्ट बी यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, अदरवाइज जो है आपने इसको बिल्कुल भी जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। बार बार आपको बता रहा हूँ, इट इज़ ओनली इन द टाइम ऑफ नीड, आप यूँ कह लें कि जब आपको लग रहा है कि यार और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई सिनोनिम से मिलता जुलता भी नहीं है, तो फिर आपने जो मिलता जुलता सिनोनिम है या मिलता जुलता एंटोनिम है वो आपने तलाश कर लेना है। एक चीज़ जो आपको हेल्प आउट करेगी इसमें, जो मैंने अभी कहा कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच होने चाहिए, उसमें एक चीज़ आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। इधर ही मैं लिख रहा हूं, हेल्पिंग टूल। वो क्या है, look out for the formation of word। इस पर हम डिटेल से वोकैबुलरी में भी बात करेंगे। मसलन ION जिसके एंड पे आएगा वो क्या होगा, नॉर्मली नाउन होगा। मसलन इसी को आप देख लें, हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंड से कॉम्प्रीहेंशन, हम कहते हैं कॉन्वेक्ट से हम कहते हैं कन्वेक्शन, हम कहते हैं एब्जॉल्व से हम कहते हैं एब्सोल्यूशन। तो ये जहां ION आ रहा है ये सारे क्या हैं, ये सारे नाउन है। तो आपने अगर आप नाउन सपोज मैच कर रहे हैं तो आप इस तरीके से भी मैच कर सकते हैं, उनकी फॉर्मेशन से भी जो है वो चीज़ें आप मैच कर सकते हैं कि अगर ये मैच हो रही हैं ION को ION से मिला लें। इसी तरह और भी I से D वाले जो हैं
ये वर्ब्स हैं मसलन, जैसे आप कहते हैं विजुअल से विजुअलाइज, ट्रैंक्विल से ट्रैंक्विलाइज, ठीक है, मैस्मर से मैस्मराइज, ठीक है, कैटेगरी से कैटेगराइज। तो IZE वाले जितने वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये वर्ब्स हैं। इस तरह से भी आप जो है वो वोकेबलरी की चीज़ों को जो है वो आपस में मिला सकते हैं, ठीक है जी। एंड दैट एंड्स आवर लेक्चर फॉर टुडे। हम आज के इस लेक्चर को जो है वो यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। थोड़े से हमारे क्वेश्चंस रह गए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने किसी लेक्चर में जो है वो उसको देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जीते रहें।